नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज घटना चक्र भूगोल का जो है 9th सीरीज चलाने जा रहा हूं और इसका नाम हमने ब्रह्मास्त्र नाम दिया है। ब्रह्मास्त्र अर्थात जो है आपको कोई भी एग्जाम प्रीलिम्स हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, जिसके लिए आपको घटना चक्र पढ़ना जरूरी है। ठीक है। और इस क्लास में हम आपको जहां पे जरूरत होगा कंसेप्ट पे भी बात करेंगे और साथ साथ आपको प्रीलिम्स के लिए अधिक से अधिक हम आपको फैक्ट भी बताएंगे। और साथ ही साथ पीवाईक्यू सीरीज तो एक प्रकार से है ही है। पीवाईक्यू जिसमें हम यूपीएससी और पीसीएस अलग अलग स्टेट में आए हुए क्वेश्चन को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे और उसमें यह भी बताएंगे कि आगे आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, पीवाईक्यू जो है ये 1990 से 2025 तक के क्वेश्चन को हम इसमें एनालाइज करेंगे और आप इसको एनालाइज करेंगे अगर घटना चक्र तो देखेंगे किसी भी पेपर में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है घटना चक्र से मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप घटना चक्र को जरूर पढ़ें और कई फ्रेंड हमारे घटना चक्र पढ़ के ही आपको जो है बताएं कि प्रीलिम्स में जो है क्वालिफाई कर लेते हैं। आप भी उस श्रेणी में आ सकते हैं अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं। और साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक भी बताएंगे, इलिमिनेशन ट्रिक भी बताएंगे। इलिमिनेशन ट्रिक बताएंगे जहां पे आपको क्वेश्चन अगर कोई फैक्ट वहां पे नहीं आ रहा है तो आप आंसर तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पर अगर बने हैं तो आपको यहाँ पे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के साथ साथ जो है अदर सब्जेक्ट का भी जो है क्लास जो है इसी तरह आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। तो हम चलते हैं अपने क्लास पे। सपना एक दुख देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और निरंतरता बनाए रखे हैं तो आपको कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। आज आज के समय में आप देखेंगे आपके बहुत सारे दोस्त आपसे जो है खफा भी हो सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं, तो आप उनकी चिंता नहीं करिए। बस आप अपने सपनों को पाने में लगे रहिए और हमारी टीम आपके इसी जुनून को जो है बढ़ाने का काम करेगी। तो आप अपने सपनों को साकार करें, मम्मी पापा का नाम रोशन करें, तो ताकि जो है आपका भी सम्मान हो, आपकी प्रतिभा का सम्मान किया जाए और जो फिर आज आपको नजरअंदाज करते हैं फिर आपको वही लोग सम्मान करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्लास, आज का पहला टॉपिक जो है प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति से दोस्तों यहाँ से हर साल लगभग अच्छा खासा क्वेश्चन, यूपीएससी हो या पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से लगभग 2 से 4 क्वेश्चन जो है हर साल आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको जो है डिटेल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं कि इसमें जो है इसको डिवाइड कैसे किया गया, भारत के जो वनस्पति क्षेत्रों को जो है कैसे डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन के रूप में डिवाइड किया गया। दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, तीसरा उष्णकटिबंधीय कटीले वन में, चौथा वेलांचली और अनूप के क्षेत्र में और पांचवा पर्वतीय क्षेत्र के रूप में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे आप माइंड मैप को एक बना लीजिए, क्योंकि माइंड मैप अगर आप बना लेते हैं तो यहाँ से भी आप जो है काफी क्वेश्चन कर सकते हैं। कई बार पूछता है कि ये फला कोई वनस्पति नाम दे देगा और वो पूछेगा कि कौन से राज्य में पाया जाता है। तो माइंड मैप आप बनाए रहेंगे तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये आप क्या नाम से पर्वतीय क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, हिमालय के क्षेत्र में देख सकते हैं, इधर वेस्टर्न घाट में आप देख सकते हैं। इधर कौन सा वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या अर्ध सदाबहार वन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये पूरा इलाका जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसमें बहुत सारे राज्य आ जाएंगे आपका, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे राज्य आ जाएंगे। ठीक है,
और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहाँ पाया जाता है? ये मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात का इलाका पाया जाता है। ठीक है। पर्वतीय वन कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला संघ शासित प्रदेश में देख सकते हैं, और इधर अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट देख सकते हैं। ठीक है। वेलांचली और अनूप कहाँ पाया जाता है? ये तटवर्ती क्षेत्रों में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश के तट पे, और यहाँ पे उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल का एरिया। ठीक है। तो एक माइंड मैप आपको बन जाएगा, तो आप यहाँ से जो है अच्छा खासा क्वेश्चन समझ सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, और वहां पे जो इसका डिटेल आएगा तो हम उस पर चर्चा करते चलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं सदाबहार वन जो है कितना क्षेत्र कवर करता है? 3.73। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन 9.98। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 20.81%। ठीक है। आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन 43.85। उष्णकटिबंधीय कटीले वन ये 2.1। तो ये अरेंजमेंट भी आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन कई बार अरेंज में दे देगा कि कौन सा वनस्पति बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, उसका अरेंज बताइए। तो इसको आप माइंड मैप में याद कर लीजिएगा। एक माइंड मैप दिमाग में बना लेंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगा। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भोजपत्र वृक्ष मिलता है अरावली पर्वतमाला में, हिमालय में, आगे देखते हैं, और नीलगिरी श्रृंखला, विंध्याचल श्रृंखला में। तो अरावली पर्वत जो है कहाँ पे भोजपत्र कहाँ पाया जाता है? ये हिमालय क्षेत्र में भोजपत्र मिलता है। ठीक है। आगे देखते हैं, भोजपत्र जिसको बर्च वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है, इस वृक्ष का सफेद कागज की तरह दिखने वाले छाल का प्रयोग प्राचीन काल से लिखने हेतु किया जाता है। यह वृक्ष अल्पाइन वनों में भी पाया जाता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? वो है खैर। कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। खैर वृक्ष भारत भर में विशेष रूप से सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्रों में पाया जाता है? वो है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जिसको पतझड़ वन बोला जाता है, भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्रों में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। सागौन और साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी शुष्क आर्द्र वन के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है FTG के अनुसार पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन 3.04% क्षेत्रफल, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन 0.02% क्षेत्रफल, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 20.81% पर, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन 3.7% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, सागौन और साल किसके उत्पाद हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के क्षेत्र है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन समूह भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है। ये तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए थे। आगे देखते हैं, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो तापमान में गिरावट के कारण बिल्कुल, बादल में बदलाव के कारण बिल्कुल सही है, मिट्टी का अनुपजाऊ होना बिल्कुल सही, तेज हवाओं का संबंध नहीं है इससे, तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र की श्रृंखला में ऊंचाई के साथ वनस्पति में परिवर्तन आता है, साथ ही जैव विविधता में कमी भी देखने को मिलती है। इस परिवर्तन का मुख्य कारण ऊंचाई, तापमान में गिरावट, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, वायुमंडलीय दबाव कम होना, हवा का हल्का होना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ भू क्षेत्र का कम होना, जलवायु परिवर्तन
अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है वो कम होता है। ठीक है, ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहां पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600-3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका मान घटकर 3300 से 3600 मीटर ही रहता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान सबसे कम होता है। ठीक है, पूर्वी हिमालय की अपेक्षा पश्चिमी हिमालय में ट्री हिमालय का मान कम होता है। आगे देखते हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन है। पश्चिमी हिमालय संसाधन के प्रमुख संसाधन वन है। इस क्षेत्र में लगभग 65% भूभाग पर वन पाया जाता है। आगे देखते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी जोन में निम्नलिखित में से किस वृक्ष का बाहुल्य है? वह है देवदार। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार भी मिलता है, जिसमें प्रमुख वृक्ष ओक, फर, देवदार, स्प्रूस, चेस्टनट, सीडार और चीड़ आदि हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। ठीक है, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो इसका देखते हैं। तो इसका जो है दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे का जो है नहीं, पहला स्टेटमेंट जो है इसका गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में वर्षा अधिक प्राप्त होती है और इसी कारण हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? सिनकोना वृक्ष कहाँ नहीं पाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे देखते हैं। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिमी तटीय मैदान है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य उष्णकटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है, जबकि असम, केरल, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग जो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहा जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जंगल की आग कहा जाता है। इसे ढाक व पलाश के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश में राजकीय पुष्प के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं। भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागौन वन पाया जाता है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ये जो है आयोग ने इस आंसर को जो है क्वेश्चन को हटा दिया था। भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तीनों राज्य में जो है सागौन पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सागौन सर्वाधिक सागौन पाया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है इसका आंसर तो ए होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है इसको आयोग ने अपने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। आगे देखते हैं। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? वो है फर्न। फर्न एक संवहनी पौधा है। ये पौधे बीज रहित होते हैं। इन पौधे में फूल नहीं लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होते हैं। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या होता है? पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्री तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना इसका प्रमुख कारण है। चूंकि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा
समुद्र एवं भूमध्य रेखा के अधिक निकट स्थित है, इसलिए अक्षांशीय अवस्थिति के कारण पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की जलवायु में अंतर पाया जाता है। पूर्वी हिमालय में वनस्पति की ऊंचाई भी पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंटीलोपो, आरिक्स और चीरू के बीच में क्या अंतर है? आरिक्स गर्म शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होता है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूल होता है। ठीक है, तो यही इसमें एक्सप्लेनेशन में भी वही बातें हैं। आगे देखते हैं। सागौन, देवदार, सुंदरी और सिनकोना ये सब जो है कहाँ पाया जाता है इसके बारे में। सुंदरी जो है सुंदरवन से संबंधित है। ठीक है, और तो सी का 3 अगर आप करेंगे तो सी का 3 में जो है 2 ऑप्शन में है। और सागौन कहाँ पाया जाता है? सागौन जो है मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में जो है अधिक पाया जाता है। तो ए का 2 करिए, ए का 2, सी का 3 इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन कट जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सागौन जो है के वृक्षों का अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के मध्य भारत में पाया जाता है। भारत में सागौन वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। देवदार पश्चिमी हिमालय में 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। सुंदरी जो है बंगाल एवं बांग्लादेश में फैले सुंदरवन डेल्टा में ज्वारी वृक्ष है। ठीक है, सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। आगे देखते हैं। सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन के लिए जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, अल्पाइन वन। आगे देखते हैं। उपोष्ण चीड़ वन, तटीय या ज्वारी वन। तटीय या ज्वारी वन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित है? सबसे पहले दोस्तों कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना सीखिए। ये जो है एलिमिनेशन ट्रिक का सबसे पहला रूल है। अगर आप अंडरलाइन नहीं करेंगे तो आप कई बार जो है गलत को सही, सही को गलत मान के आंसर कर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसमें कौन सा एक सही नहीं? सुंदरी जो है पश्चिम बंगाल में, इसमें सही पूछा है तो सुंदरी जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूची को मिलान करना है। वन और प्रदेश कौन सा कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है, तो इसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है? ये तराई क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है? ये आपका मध्य गंगा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और अल्पाइन कहाँ पाया जाता है? अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार सह्याद्री वन में पाया जाता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इनके पाए जाने वाले मुख्य क्षेत्र पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी ढाल, भाबर, तराई क्षेत्र आदि हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले ये मुख्यतः वन मध्य गंगा मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत है। अल्पाइन वन कहाँ पाया जाता है? हिमालय के ऊंचाई वाले भागों में 3000 मीटर से 4900 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में यह मुख्य रूप से पाया जाता है। आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, सह्याद्री, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है उस पर विचार करना है। ठीक है, यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य जो है वर्षा होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वर्षा अधिक होती है। ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन, जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो है 70 से 200 सेंटीमीटर होता है।
जल की उपलब्धता के आधार पर वनों को उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये उत्तर पूर्वी राज्य हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और उड़ीसा में उगते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन आर्द्र क्षेत्रों की ओर, आर्द्र पर्णपाती शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वन में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों, उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में कथन दोनों सही नहीं। आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय वन और शंकुधार वृक्ष सुंदरवन हिमालय प्रदेश। आगे देखते हैं कच्छ वनस्पति और पतझड़ वनस्पति। तो इसका आंसर जो है डी सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन जो है साइलेंट वैली में, संकुल वृक्ष हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति सुंदरवन और पतझड़ वन राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं लंबी जड़ों और नुकीली कांटों, शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पे पाया जाता है ये? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं। ठीक है, उपरोक्त विशेषताएं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों से संबंधित है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। पश्चिमी आंध्र प्रदेश ऐसा क्षेत्र है। इन वनों के अन्य क्षेत्र दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? वो है देवदार। देवदार हिमालय के लगभग 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं चीर जो है हिमालय के 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई पे, साल जो है उप हिमालय क्षेत्र में मध्य भारत के पूर्वी भाग, तमिलनाडु आदि प्रदेश में पाए जाते हैं। सागौन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं यहाँ पे देखिए मैप दिया है और 1997 में गंभीर महामारी का प्रकोप हुआ था। तो ये वन कौन से संबंधित वन है, कौन सा क्षेत्र से संबंधित है? ये आपका साखू वन से संबंधित क्षेत्र है। ठीक है, 1997 मध्य प्रदेश में साखू के वन कीड़ों के लग जाने से संक्रमित हो गए थे। पेड़ों में लगने वाले ये कीड़े वृक्षों को धीरे धीरे कुतरने लगे। परिणाम स्वरूप कई पेड़ जंगलों में धराशायी हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार मध्य प्रदेश में अधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति जाति नहीं है? जुनिपर, महोगनी, आगे देखते हैं क्या है, सिल्वर और स्प्रूस। तो महोगनी आंसर आ जाएगा बी। महोगनी मूलतः उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वृक्ष है। यह वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। शेष हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाला यह वृक्ष है। भारत में महोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। आगे देखते हैं सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण कौन सा है? खेजड़ी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजड़ी है। खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजड़ी का उपयोग पशुओं के चारा, ईंधन, औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग अधिक तापमान सहन करने की क्षमता, कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत इसको वरीयता दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं लीसा किससे प्राप्त होता है? ये चीड़ के वृक्ष से।
ठीक है। उत्तराखंड में ये सबसे अधिक पाया जाता है। लीसा से बिरोजा तारपीन का तेल भी बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन, पेंट आदि बनाने में काम किया जाता है। ठीक है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। आगे देखते हैं। इसमें जो है मिलान करने के लिए है अर्चा, रत्नागिरी, कुंडापुर, पिचवरम, बेम्बनाथ, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो बेम्बनाथ जो है केरल से संबंधित है। ठीक है। तो यहाँ पे मैच करते हैं, देखते हैं इसको कैसे आंसर पता करते हैं। तो बेम्बनाथ कौन सा था? ऑप्शन डी का 2। डी का 2 अगर आप करेंगे तो डी का 2 जो है 2 में है। ठीक है। और अगला देखते हैं। इसी में देखिए ट्रिक से जो है एलिमिनेशन के कैसे आप पाएंगे। और दूसरा जो है पिचवरम, पिचवरम का संबंध जो है तमिलनाडु से है। सी का अगर आप 5 करेंगे तो सी का 5 अगर करेंगे, सी का 5 जो है पिचवरम तमिलनाडु में है। ठीक है। सी का 5 अगर यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, लेकिन इसमें जो है डी का 2 नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दो फैक्ट हमें आ रहा था, बाकी फैक्ट नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी हम 2 फैक्ट की मदद से आंसर को हम खोज लें। तो इसी तरह जो है एलिमिनेशन ट्रिक से आप आंसर को जो ढूंढ सकते हैं। अर्चा रत्नागिरी महाराष्ट्र में पाया जाता है, कुंडापुर कर्नाटक, पिचोरम तमिलनाडु, बेम्बनाथ जो है केरल में पाया जाता है। ठीक है। कौन सा सुलेम नहीं है? कौन सा सुलेम नहीं है? बेम्बनाथ का संबंध जो है कर्नाटक से नहीं है, बेम्बनाथ का संबंध केरल से है। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति कहाँ पे है? असम और केरल में। ठीक है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति केरल, असम में है। ये वन पश्चिमी घाटों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों, तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। आगे देखते हैं। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो कौन सा क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार दिए गए विकल्पों में पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक पतझड़ वन से घिरा हुआ है? पश्चिम चंपारण। ठीक है। आगे देखते हैं। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? खैर जो है ये आपका उपोष्ण कटिबंधीय वनों का एक प्रकार से वन है, पेड़ है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों में वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इसमें उपरोक्त से एक से अधिक हो जाएगा। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। आगे देखते हैं। सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? सीता नदी जो है साल वृक्ष उसमें अधिक पाया जाता है। सीता नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली नदी में से एक है। आगे देखते हैं। दूसरा टॉपिक जो है सिंचाई और नहरें। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। उसका एक साइड जो है नहर दे देगा और एक साइड जो है प्रदेश दे देगा, कौन से प्रदेश नहर में सिंचाई होता है। और कई बार जो है सिंचाई का क्रम पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा भारत में नहर से होता है या ट्यूबवेल से होता है या कुआं से होता है, तालाब से होता है। इस तरह से ऑप्शन उसको जो है दे देता है। तो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो उसी में आपको जो है बताते चलेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ा है? पट्टी सीमा परियोजना। ठीक है। पट्टी सीमा किससे जुड़ा है? कृष्णा और गोदावरी नदी से। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा गोदावरी के एकीकरण से जुड़ी हुई। ठीक है। यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आगे देखते हैं। कौन सा सुलेमित नहीं है आपको बताना है। तो जवाई परियोजना तमिलनाडु
में जो है ये सुलिमित नहीं है। जवाई परियोजना राजस्थान में लूनी नदी की सहायक जवाई नदी से संबंधित है। वही उकाई नहर परियोजना तापी नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है, जिसका संबंध गुजरात से है। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक, घाट प्रभा नदी नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में भीमा नदी की सहायक नदी नीरा से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। तो तालाब बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में भी वही बातें बताया है, तो इसमें ज्यादा कुछ अलग नहीं है। आगे देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें पहले। तो देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो है कुआं है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो है कुआं नहीं है, बल्कि जो है नलकूप है। 2021-22 के अनुसार देश में सिंचाई के प्रमुख साधन जो है नलकूप होता है, जिसका शुद्ध सिंचित क्षेत्र 47.23% है। नलकूप और कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है 60.45% हो जाता है। नहरों द्वारा सिंचित भूमि का क्षेत्रफल जो है 24% से ज्यादा होता है और टैंक द्वारा जो है लगभग 2.83% है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज्यादा सिंचाई होता है 95%, उत्तर प्रदेश 81%, मध्य प्रदेश 56% और महाराष्ट्र 23%। आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कहाँ पे है? ये है आपका पंजाब। आगे देखते हैं। ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए, मृदा से उर्वरक पोषण हानि कम किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यह वर्षाहीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जाता है, बिल्कुल सही है। 1-3 सही है, सी सही हो जाएगा। शुष्क सिंचाई पद्धति में मृदा के उर्वरक पोषक को कमी किया जा सकता है और इसमें जल के उपयोगी एवं अपेक्षाकृत कम प्रयोग के कारण उन क्षेत्रों में जहां अधिकांशतः नलकूपों द्वारा सिंचाई होता है, भौम जल स्तर को कम होने में रोका जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है PWP सिंचाई। PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव कृषि को इंगित करता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिट्टी में पानी की न्यूनतम आवश्यकता इंगित होती है, जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ पे हुआ? सरयू पार मैदान क्षेत्रों में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में, लगभग 73%। आगे देखते हैं। नलकूपों, ये क्वेश्चन वही है। भारत में नलकूपों कूप से सिंचाई अधिकतम ये बता ही दिए, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था, कहाँ पे किया गया था? कौन किए थे? दिनसा जे दस्तूर ने किया था। ठीक है, माला नहर तंत्र गारलैंड कैनाल सिस्टम को कैप्टन दिशांश जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ों ने को पहली बार
विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। बाद में के एल राव का नाम भी इससे जुड़ जाता है। और तब जल संसाधन मंत्रालय ने इन दोनों नदियों को जोड़ने को ही अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है, उस समय जो है अस्वीकार कर दिए थे। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ये है सर आर्थर कॉटन। ठीक है, सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारत राज्यों में सिंचाई व्यवस्था को उल्लेखनीय कार्य किया था, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। ठीक है, लघु परियोजनाएं, इसके तहत 2000 हेक्टेयर तक के सिंचाई भूमि को शामिल किया जाता है। इसमें कुआं, नलकूप, पंपसेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल, एनीकट आदि शामिल किए जाते हैं। ठीक है, यह 62% एरिया कवर करता है। वहीं बृहद एवं मध्यम परियोजना जो है 38% एरिया कवर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है फरक्का नहर का जल परिवहन क्षमता कितना है? 40,000 क्यूसेक है। फरक्का बैराज का परिचालन 1975 में हुगली नदी में सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। इस बैराज के दाएं किनारे से निकली नहर द्वारा गंगा नदी के लगभग 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल राज्य से संबंधित। केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पूछा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना निर्माण किया गया है। यह 1966 में पूरा हुआ। चेरुकुन्नम नदी मंगलम की सहायक एवं गायत्री पूछा भारत पूछा की उप सहायक नदी है। ठीक है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, कहां से निकलती है? गंडक से। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से होता है? ये हरिके बैराज से होता है। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज के निकट ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से आगे होता है और मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के श्री गंगा नगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जिलों की सिंचाई की जाती है। ठीक है, हरिके बैराज निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर है? हरिके बैराज रावी, व्यास, झेलम, चिनाब। आगे देखते हैं। चिनाब, सतलज, ब्यास और सतलज, तो ब्यास और सतलज आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर जो है बी, सी, दोनों सही हो जाएंगे। सतलज और चंबल दोनों सही। ओ सॉरी, बी ब्यास और सतलज हो जाएगा, चंबल नहीं होगा। आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 से प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सतलज नदी के हरिके बांध से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, कहाँ से करती है? ये ब्यास से करती है और रावी और सतलज से करती है। 1, 2, 1, 3, 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना करता है। आगे देखते हैं। ब्यास नदी परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर से शीत ऋतु में नियमित जल पूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। पोंग बांध को महाराणा प्रताप सागर पर बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक तरफ नहरें हैं, दूसरी तरफ नदियां हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ऊपरी बारी दोआब नहर ये कहां से संबंधित है? ये रावी नदी से संबंधित है। ठीक है, और सरहिंद नहर का संबंध कहां से? सरहिंद नहर जो है आपका सतलज नदी से है।
गुड़गांव नहर का संबंध किससे है? गुड़गांव नहर का आपका यमुना से संबंधित है, और इंदिरा गांधी सतलज और रावी ब्यास से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें भी वही सारे फैक्ट हैं जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंग नहर है। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्व में सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्थाओं में एक गंग नहर है। इसका निर्माण 1927 में पूर्ण हुआ था। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने करवाया था। यह नहर सतलज नदी के से फिरोजपुर के निकट में हुसैनी वाला से निकाली गई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। आगे देखते हैं, शारदा सहायक समादेश विकास योजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें देखिए, मुख्य लक्ष्य जो है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बिल्कुल सही। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, बिल्कुल। भू प्रबंधन का सुधार करना, तो 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य बृहद एवं मध्य सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली को सृजित सिंचाई क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से श्रृंखलाश्रित अधिकतम उपयोग करके बहुफसली खेती, भू प्रबंधन के सुधार के माध्यम से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करके क्षेत्र को समन्वित विकास करने के उद्देश्य से 3 समादेश क्षेत्र विकास परियोजनाएं शारदा सहायक रामगंगा गंडक का सृजन 1973-74 में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं? घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, गलत हो जाए। घग्गर नदी इंदिरा गांधी नहर में घग्गर नदी के जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिम भाग में होता है। यह विंध्याचल सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, निजाम सागर बांध का निर्माण गोदावरी की सहायक मंजीरा नदी पर तेलंगाना राज्य के कामार रेड्डी जिले में होता है। गोदावरी नदी प्रमुख उपसहायक नदियां कौन सी है? पेनगंगा, मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी है। ठीक है, निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ पे होता है? नरोरा में। नरोरा बुलंदशहर में है। निचली गंगा का निर्माण 1878 में चलाया गया था। ठीक है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में बिहार क्षेत्र का सिंचाई होता है, किससे होता है? त्रिवेणी नहर से। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित किस नदी पे किया जाता है? गंडक नदी पे। ठीक, हरियाली एक परियोजना है। हरियाली एक जो है बंजर भूमि के विकास के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, हरियाली परियोजना हो गया ये। एकीकृत जल संभर विकास परियोजना के क्रियान्वयन करने से क्या लाभ है? तो इसको देखते हैं, मृदा के बह जाने के रोकथाम करता है, बिल्कुल सही है। देश की 12 नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, ये स्टेटमेंट गलत है। वर्षा जल संग्रहण और भौम जल स्तर का पुनर्भरण करता है, बिल्कुल सही। प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्सृजन करता है, बिल्कुल सही। 1, 3, 4 सही हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2008 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटरशेड विकास परियोजना चलाए गए थे। यह है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 2008 के बाद इन कार्यक्रमों को एक व्यापक कार्यक्रम के तहत अंतर्गत चलाया गया था, जिसे समेकित जल संभर प्रबंधन कहा जाता है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मृदा, जल, वनस्पति जैसे अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण, विकास करके परिस्थिति तंत्र को संतुलन करना था। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास को रोक लगाया गया, प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्सृजन हुआ, वर्षा जल एकत्रीकरण भी इससे होता है। ठीक है, भूमि जल का भरण भी होता है, भूमि जल का जो है स्तर बढ़ता है इससे। आगे देखते हैं,
आगे जो है कौन बोल रहा है कौन सा सही है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरु मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण मंत्रालय, वर्षा रहित वर्षा पूरित क्षेत्रीय क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना। तो इसको जो है कौन सा सुलेमित है, तो इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो इसका देखते हैं, इसमें जो है कोई भी आंसर सही नहीं है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वेटलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीनों ही भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें 2009 में एक परिवर्तित कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक विभाग है। वर्षा पूरी क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। तो इसमें देखिए, खरपतवार की कमी आती है, बिल्कुल सही है। मृदा लवणता में कमी आती है, ये गलत हो जाएगा। मृदा अपरदन में कमी आती है, मृदा लवणता में कमी आती है, ये गलत है। मृदा अपरदन में कमी आती है, बिल्कुल सही है। 1-3 सही हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय जल आयोग ने भारत में ड्रिप सिंचाई पर अपनी स्टेट रिपोर्ट जारी की थी। इसमें क्या क्या लाभ होगा। जल का बचत होगा, पौधे के आकार उत्पादकता में वृद्धि होगा, ऊर्जा एवं श्रम का बचत होगा, कम उपजाऊ मृदा के उपयुक्त होगा, खारे पानी का उपयोग संभव होगा, खरपतवार की वृद्धि पर नियंत्रण होगा, उर्वरक क्षमता में वृद्धि होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा, भूमि तैयार की जरूरत नहीं होगी, रोग कीट समस्याएं का न्यून प्रभाव होगा। इससे हानि क्या क्या है। मृदा लवणता की समस्या में वृद्धि हो सकता है, डिजाइन स्थापना एवं उत्तरवर्ती संचालन में उच्च कौशल की जरूरत होगी, आर्थिक एवं तकनीकी सीमाएं भी अपनी हैं। बकिंघम नहर कहाँ पे है, कोरोमंडल तट पर है। निम्न में किन क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है। ये कृषि क्षेत्र में, ठीक है। भारत में कृषि क्षेत्र में सिंचाई के माध्यम से जल का उपयोग सर्वाधिक होता है। ध्यातव्य है, केंद्रीय जल आयोग के अनुसार भारत में वर्षा के प्राप्त कुल जल का 3880 बिलियन घन मीटर प्रति वर्ष है। वाष्पीकरण के पश्चात 1999.2 BCM जल प्राकृतिक अपवाह के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। तो इसमें कोई वैसा फैक्ट नहीं है। आगे देखते हैं, चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है। ये आपका गंगा बेसिन से भी है, यमुना बेसिन से, दोनों से। चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन से संबंधित है। चंबल यमुना की सहायक नदी है, परंतु गंगा की उपसहायक नदी भी है। समग्र रूप से गंगा बेसिन का भाग है। बृहद बेसिन के अनुसार यह गंगा बेसिन से संबंधित है, जबकि छोटे बेसिन के रूप में यह यमुना बेसिन से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो इसमें नर्मदा नदी के बारे में देखेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें जो है आपको जो जरूरी फैक्ट होगा उसको बताते चलेंगे। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नौगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध पे किए गए। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य को हम आपको बता ही दिए। आगे देखते हैं, सरदार सरोवर किस नदी पे बनाया जा रहा है। नर्मदा नदी पे। कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है। कौन सी परियोजना है। सरदार सरोवर, ठीक है। आपको राज्य का नाम बता ही दिया। सर्वाधिक लाभ इससे किसका होता है। मध्य प्रदेश का होता है, ठीक है। सरदार सरोवर नदी से नर्मदा नदी का
65.18%, और जिसमें 18% हिस्सा जो है लगभग मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, जबकि गुजरात को जो है 32%। सरदार सरोवर नर्मदा नदी के जल का 65%, ठीक, 65% जो है मध्य प्रदेश को, और गुजरात को 32% मिलता है, ठीक है। और महाराष्ट्र को जो है 27% मिलता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है, कौन विरोध में? मेधा पाटकर ने इसका जो है जमकर विरोध किया था। यहाँ से जो है प्राकृतिक असंतुलन और लोगों के पलायन से संबंधित उनको चिंताएं थी, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया, ठीक है। मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की थी। 1989 में अनेक संगठनों के विलय के साथ इस संगठन का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन रख दिया गया, ठीक है। निम्न में कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा बांध नहीं है? बाढ़ सागर। नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाली 30 बांधों की एक श्रृंखला, जिसमें बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर शामिल है, ठीक है, जबकि बाढ़ सागर सोन नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं। इंदिरा सागर बांध किस नदी पे है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित जलाशयों में किस एक में मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हो गया था? जलमग्न हुआ? इंदिरा सागर। 2008 की बात है, ठीक है। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? नर्मदा से। ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसकी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता 520 मेगावाट, वार्षिक सिंचाई 1.47 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में किया जाता है। ओंकारेश्वर परियोजना में विद्युत का उत्पादन इंदिरा सागर परियोजना से नियंत्रित जल को छोड़े जाने से सीधा संबंध है, ठीक है। आगे देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन बांध की ऊंचाई का निर्णय का विरोध कर रहा है। किस बांध की? सरदार सरोवर बांध की जो है ऊंचाई को लेकर ये विरोध कर रहे हैं। आगे देखते हैं। भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, ठीक है। कौन सा राज्य समूह? ये वही है, क्वेश्चन रिपीट किया। भाखड़ा नंगल किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। आगे देखते हैं। कावेरी नदी से संबंधित बांध कौन से हैं? निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन का केंद्र है? शिव समुद्रम है, ठीक है। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में 1997 में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए सिंद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। शिव समुद्रम परियोजना कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कावेरी नदी बंटवारे का विवाद कौन कौन से राज्यों के बीच? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी के बीच में। तमिलनाडु एवं कर्नाटक जल विवाद जो है कावेरी नदी को लेकर। नागार्जुन सागर के बारे में देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध जो है भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। प्रश्नकाल के दौरान नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। वर्तमान में यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोनों राज्य से संबंधित है। आगे देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? अभी आपको बताएं, कृष्णा नदी पे है, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना वही है, कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर वही क्वेश्चन, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। हीराकुंड बांध के बारे में देखते हैं। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है? महानदी पे।
ठीक है। यह भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संबलपुर में 15 किलोमीटर उत्तर में 80.96 मीटर, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट से लगभग 1,55,635 हेक्टेयर से 1,59,106 हेक्टेयर जो है खरीफ रबी की फसलों के लिए सिंचाई की जाती है। महानदी पर निर्मित कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। आगे देखते हैं, चंबल नदी घाटी परियोजना देखते हैं। चंबल नदी पे कौन सी बांध है? गांधी सागर है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध, जवाहर बांध निर्मित किए गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में किस एक का लाभ सबसे अधिक राज्य को प्राप्त हुआ? तो चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक लाभान्वित क्षेत्र है। मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल, झारखंड राज्य लाभान्वित होते हैं। हीराकुंड बांध से उड़ीसा और शरावती परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभ मिलता है। तो इस प्रकार जो है इसमें ए बी दोनों सही है, चंबल नदी घाटी परियोजना और मयूराक्षी परियोजना। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? चंबल नदी का। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिलों में यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है। इसका शिलान्यास 1954 में हुआ। इसके विद्युत निर्माण कार्य 1957 से शुरू हुआ, 1960 में पूरा हुआ, ठीक है। चंबल घाटी योजना संबंधित नहीं है। नहीं शब्द को अंडरलाइन करें तो कौन से नहीं है? गोविंद सागर से और गोविंद बल्लभ पंत सागर से संबंधित नहीं है। सी आंसर सही होगा, ठीक है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है, जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहन नदी पर है, ठीक है। तो गांधी सागर मध्य प्रदेश एवं जवाहर सागर चंबल नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? आपका राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। यह राजस्थान के रावत भाटा के निकट है। जलाशय का निर्माण राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करके किया गया। इसका निर्माण 1953 में शुरू हुआ था और 1970 में पूरा हुआ। टिहरी बांध परियोजना के बारे में देखते हैं। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 260 मीटर। टिहरी बांध परियोजना के विरोध के कारण इसका भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थित पर्यावरण को क्षति लोगों के विश्वास से जुड़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अभिकथन और कारण दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जेट धाराओं की गति प्रवाह लगभग 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका आंसर बी सही होगा। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में या क्षोभ सीमा लगभग 5 से 9 मील किलोमीटर ऊंचाई पर सैकड़ों किमी भूमि चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली परध्रुवी प्रबल धारा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम की पुष्टि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ, परंतु वायुमंडलीय वैज्ञानिकों ने इससे पूर्व ही जेट स्ट्रीम के अस्तित्व का सिद्धांत दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं, जेट स्ट्रीम के पूर्ण वेग में मौसमी परिवर्तन होता है। यह ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीतकाल में अधिक प्रबल होता है। इसका गति 129 से 225 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, परंतु इनकी गति 443 किलोमीटर से अधिक भी हो सकती है। जेट धाराओं की प्रवाह गति
लगभग सही माना जाता है। ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, कौन से नदी पे? भागीरथी नदी पे। भागीरथी और भिलंगाना के संगम के आगे उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। आगे देखते हैं, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदी पे? भागीरथी और भिलांगना। ये भी वही है, वही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, टिहरी बांध कहाँ पे बना है? गंगा नदी पे। आगे देखते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में देखते हैं। तिलैया बांध कहाँ पे है? ये आपका बराकर नदी पे है। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण 1953 में हुआ। इस बांध की लंबाई 366 मीटर है। सिंचाई और जल विद्युत परियोजना के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। मेथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी से संबंधित है? बराकर नदी से। ठीक है, मेथान बेल पहाड़ी और तिलैया। आगे देखते हैं, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है, निचले भाग में इसका बहाव बहुत ही धीमा हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना कब किया गया था? 1948 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। आगे देखते हैं, विविध अन्य परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। अन्य परियोजनाओं के संबंध में जो है वहां से जो क्वेश्चन आया है उसको हम देख लेते हैं एक बार। कुछ न्यायाधिकरण, कुछ जल विवाद न्यायाधिकरण के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कृष्णा नदी, जैसे एक साइड दे देगा कृष्णा नदी विवाद जो है किन किन राज्यों के बीच में है, तो इस तरह से ऑप्शन बना देता है और कौन कौन से राज्य उससे प्रभावित हैं, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे कृष्णा नदी का प्राधिकरण कब गठन हुआ था? 2 अप्रैल 2004 को गठन हुआ था और प्रभावी 1 फरवरी 2006 में उच्चतम न्यायालय जो है तब से ये प्रभावित हुआ। और कौन से राज्य से प्रभावित हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र जो है प्रभावित है। महानदी 12 मार्च 2018 में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच। वंशधारा 24 फरवरी 2010 में बनाया गया, उड़ीसा, संयुक्त आंध्र प्रदेश। ठीक है, महादई मंडोवी 23 अगस्त 2013 गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। रावी ब्यास 1986 पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गोदावरी अप्रैल 1969 में बनाया गया। संयुक्त आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जो है इससे प्रभावित है। नर्मदा 6 अक्टूबर 1969 गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान इससे प्रभावित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में आपको बता देंगे जो जरूरी फैक्ट है। उकाई परियोजना किस नदी से है? तापी नदी से। जायकवाड़ी गोदावरी नदी से संबंधित है। मयूराक्षी से। खड़कवासला मूथा नदी से संबंधित है। ठीक है, कौन सा सुलिमित नहीं है? कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। इसमें तावा प्रोजेक्ट जो है कृष्णा नदी पे नहीं है, बल्कि ये तावा नदी पे है। ठीक है, तावा नदी पे। मिदनापुर नहर कंसाबती नदी पे है, कंसाई नदी बोलते हैं। तवा नदी पे है, तवा प्रोजेक्ट। मैटूर डैम कावेरी नदी। उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पे।
एक साथ नदियां हैं, एक साथ जो है एक साथ परियोजना है, दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रदेश है। हीराकुंड जो है, हीराकुंड परियोजना कहाँ से है? ये आपका उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। तो एक का टू जो है, एक का टू अगर आप लगाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? एक का टू जो है 2 में है, ठीक है, एक का टू 2 में है। आगे देखते हैं, हल्दिया रिफाइनरी का संबंध जो है ये पश्चिमी बंगाल से संबंधित है। बी का अगर हम 1 करते हैं तो बी का 1 जो है, बी का 1 दोनों में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला ऑप्शन, तारापुर परमाणु परियोजना। तारापुर परमाणु परियोजना जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा यहाँ पे क्योंकि सी का 4 नहीं होगा। अगला देखते हैं, इसमें सी का 4 है तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा, हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल, तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र, कुद्रेमुख पहाड़ी कर्नाटक से संबंधित है। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। बड़े आकार बांधों की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? जलाशय में अवसादों का जमाव, जिसके परिणाम स्वरूप बांधों की आयु घटती है, बांध कमजोर हो जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बांध सतलज नदी पर निर्मित किया गया है, जिससे भाखड़ा बांध में आने वाले तलछट मिट्टियों को रोका जा सके। आगे देखते हैं, निम्नलिखित जलविद्युत परियोजनाओं में कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई? तो कौन सी है? चूखा बांध। चूखा बांध परियोजना भूटान में वांगचू रैदक नदी की धारा के ऊपर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। 1974 में इसका निर्माण भारत सरकार की पूर्ण वित्तीय सहयोग से हुआ था। आगे देखते हैं, इसमें जो है एक साइड परियोजना दिया है, दूसरा नदी दिया है। भाखड़ा नदी कहाँ पे है? महानदी पे है, ठीक है। आगे देखते हैं, हीराकुंड जो है, हीराकुंड इसमें देखते हैं कौन सा सुमेलित है। एक का अगर 3 आप मिलाएंगे, आगे देखते हैं। अगर ऑप्शन आपको नहीं आ रहे हैं तो आप ऑप्शन जो है एक का क्या बताए थे? एक का 3, जो आपको पहले सबसे 100% क्वेश्चन आए तो आप पहले उसको देखिए। एक का 3 अगर आप यहाँ पे देखिए, एक का 3 यहाँ पे है, ठीक है। और एक का 3 नहीं होगा, 1 मिनट। भाखड़ा जो है सतलज नदी पे है, ठीक है, ये गलती हो गई। भाखड़ा सतलज नदी से संबंधित, तो एक का जो है 4 हो जाएगा। एक का 4 अगर करेंगे तो यहाँ पे एक का 4 जो है 2 ऑप्शन में है, ठीक है। और उसके बाद जो है अगला देखते हैं, हीराकुंड का संबंध जो है महानदी से, तो बी का जो है 3 हो जाएगा। बी का 3 अगर आप करेंगे तो बी का 3 जो है 1 में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार आपको ऑप्शन नहीं आएंगे, वहां पे जो है कंफ्यूजन होगा। तो जो आप 100% जानते हैं उस स्टेटमेंट के मदद से आपको क्वेश्चन के आंसर में ही जो है आप आंसर ढूंढने का प्रयास करें, ठीक है। तो इसमें देखिए, भाखड़ा का संबंध सतलज नदी से, हीराकुंड महानदी से संबंधित है, इडुक्की पेरियार से, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी से संबंधित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? ये तेलुगु गंगा है, ठीक है। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा नदी से जलापूर्ति प्राप्त करने वाली परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई नगर को पेयजल प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं, तेलुगु गंगा परियोजना, ये तो बता ही दिए, मद्रास में पानी मिलेगा सबसे ज्यादा।
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर को कौन बोला था? ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे एक साइड नदियां हैं, दूसरी तरफ जो है बांध है। कावेरी नदी का संबंध जो है, कावेरी नदी का संबंध जो है मेट्रो डैम से है, ठीक है। और मेट्रो डैम, सरदार सरोवर का बांध संबंध जो है, सरदार सरोवर का संबंध जो है सरदार सरोवर नदी से, बांध से है। नर्मदा नदी का संबंध सरदार सरोवर से है, ठीक है। और चंबल नदी का संबंध गांधी सागर से है। कृष्णा नदी का आलमिटी से है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आलमिटी, कृष्णा, मेटूर, कावेरी, गांधी सागर बांध, चंबल, सरदार सरोवर, नर्मदा नदी। आलमिटी कृष्णा नदी से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं। मेट्रो डैम जो है, मेट्रो डैम, इसका संबंध जो है कहाँ से है? ये तमिलनाडु से है, ठीक है। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर जो है आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। हीराकुंड जो है पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से संबंधित है। तो इसमें देखिए हीराकुंड डी में 4 एक ही है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। मयूराक्षी का संबंध पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। मेटूर तमिलनाडु, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की सीमा, हीराकुंड उड़ीसा से संबंधित है। आगे देखते हैं। इसमें देखिए इडुक्की, इडुक्की का संबंध जो है पेरियार से है। और माता टीला, माता टीला का संबंध जो है बेतवा नदी से है। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर का संबंध किससे है? ये कृष्णा नदी से है। पेचमपाद, पेचमपाद का संबंध जो है गोदावरी से। इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा, ठीक है। इदुक्की बांध परियोजना केरल के पेरियार नदी से संबंधित। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा और नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे है। पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। शिव समुद्रम, नागार्जुन सागर, जायकवाड़ी। नागार्जुन सागर जो है आपका कृष्णा नदी से संबंधित है, ठीक है। टिहरी जो है भागीरथी पे हो जाएगा। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जो है आपका कावेरी नदी से, और जायकवाड़ी जो है गोदावरी नदी से हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो इसमें भी वही सारे एप्स जो हम आंसर बताएं, वही सारा ऑप्शन में इसका एक्सप्लेनेशन में भी वही बातें हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही उत्तर है? रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पे है, बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध महानदी पे है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक की संयुक्त उपक्रम है, तो ये भी सही हो जाएगा। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी पे है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इस तरह डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में भी वही बातें हैं जो हम आपको बता दिए। आगे देखते हैं। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ किससे संबंधित है? कहाँ किस राज्य में है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह कालपोंग नदी पर है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिंद्राबाग है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1897 में हुआ। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग के निकट
सिंद्रा बांध में हुआ था। दूसरा जल विद्युत संयंत्र जो है 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्र में लगाया गया था। यह कावेरी नदी पे है। ठीक है। भारत में प्रथम जल विद्युत दार्जिलिंग में आपको बताई थी। आगे देखते हैं। इसमें एक तरफ प्रदेश है, दूसरी तरफ बांध। फरक्का का संबंध पश्चिम बंगाल से है। ठीक है। घाट प्रवाह का संबंध कर्नाटक से है। हीराकुंड जो है उड़ीसा से। काकरापार का संबंध गुजरात से। तो इस तरह ये सही उसका आंसर हो जाएगा। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी पर निर्मित है। इसका उद्देश्य शुष्क मौसमों में हुगली नदी में जल परिवहन योग बनाए रखना। घाट प्रभा नदी कर्नाटक राज्य में निर्मित की गई है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी उड़ीसा राज्य में निर्मित है। काकरापार परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर है। ठीक है। आगे देखते हैं। रिहंद बांध का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है। हीराकुंड का संबंध जो है आपका उड़ीसा से है। ठीक है। और रिहंद का संबंध जो है उत्तर प्रदेश। उकाई कोयना का संबंध जो है आपका महाराष्ट्र से है। और उकाई का संबंध जो है गुजरात से हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। तो इस तरह इसका ए आंसर सही हो जाए। रिहंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित है। ठीक है। उकाई गुजरात सरकार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। तापी जिला के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर यह परियोजना निर्मित हुई है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा नदी के राज्य महानदी पर संबलपुर में बनाया गया है। कोयना नदी पर निर्मित है जो महाराष्ट्र में संबंधित है। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो कोल्लरू झील का संबंध कृष्णा नदी से नहीं है। कोल्लरू का संबंध जो है इसमें देखते हैं गोविंद सागर झील सतलज नदी पर स्थित है, जबकि कोल्लरू झील आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि गोदावरी नदी एवं कृष्णा दोआब के बीच में स्थित है। ठीक है ना। उकाई जलाशय ताप्ती नदी पर स्थित है। बुलर झील जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं। कालागढ़ बांध किस नदी पर है? यह रामगंगा नदी पे है। आगे देखते हैं। रामगंगा परियोजना की विशेषताओं में संबंधित युग्म में से कौन सा सही नहीं है? तो बांध की लंबाई जो है 825 मीटर नहीं है। आगे देखते हैं। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? तवा परियोजना जो है होशंगाबाद से संबंधित। तवा परियोजना मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम पूर्वानाम होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर निर्मित है। ठीक है। इसके बांध की ऊंचाई 57.91 मीटर है। तवा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिम सीमा पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर। आगे देखते हैं। पोंग बांध का जो है निर्माण ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया। इस बांध की ऊंचाई 132 मीटर है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत के लिए किया जाता है। इसे ब्यास डैम भी कहा जाता है। ठीक है। मेजा बांध का निर्माण कहाँ पे हुआ? कोठारी नदी पे। मेजा बांध का राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है। इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले के देवगढ़ के निकट अरावली पहाड़ी पर होता है। कोठारी बनास नदी की एक सहायक नदी है। इस परियोजना की स्थापना मुख्य सिंचाई हेतु की गई थी। ठीक है। तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है।
इस भारत में इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में बुलर बैराज। भारत ने 1984 में बुलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज का निर्माण को प्रारंभ किया था। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? झेलम नदी से। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उत्पन्न किया गया था, भारत द्वारा किस नदी पर निर्माण किया गया? चेनाब नदी पे। बगलिहार परियोजना किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। इसमें एक तरफ सिंचाई परियोजना है और दूसरी तरफ राज्य है। दमन गंगा गुजरात, गिरना महाराष्ट्र, पंबा केरल। तो कौन सा युग में सुलेमित है, इसको बोला है। आगे देखते हैं। तो इसमें जो है बी सुलेमित है, 2 या 3 सही है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना वलसाड जिला दक्षिण गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर स्थित है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर है। पंबा सिंचाई परियोजना पंबा नदी के केरल के पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। ठीक है। तपोवन और विष्णुकर जल परियोजना कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। ये दोनों परियोजनाएं उत्तराखंड के चमोली जिले में धौली गंगा नदी पर स्थित हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। महाकाली नदी निम्न में भारत किस देश के मध्य है? महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के साथ संबंध है? नेपाल के साथ। और इस संधि का 12 फरवरी 1996 में हुआ था। इस संधि के द्वारा महाकाली शारदा नदी, जिसको बोलते हैं काली नदी के जल के उपयोग की सीमा निर्धारित की गई थी। इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टकनपुर बैराज प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। कौन सा सुलेमित नहीं है? तो महाराणा प्रताप सागर जो है मध्य प्रदेश जो है सुलेमित नहीं है। चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान राज्य से अवस्थित है, जबकि मध्य प्रदेश से संबंधित इसी नदी पर स्थित गांधी सागर परियोजना है। ठीक है। आगे देखते हैं। मीठे जल की कल्पसर परियोजना कहाँ पे है? ये गुजरात में। मीठे जल की कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी गुजरात के पार एक बांध बनाने की योजना है, जिसमें ज्वार शक्ति उत्पन्न किया जाएगा। इस परियोजना के तहत एक विशाल जलाशय का निर्माण भी किया जाएगा, जिसके ताजे जल का उपयोग कृषि, पेयजल, औद्योगिक उपयोग में किया जाएगा। कौन सा सुलेमित नहीं है? चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से संबंधित नहीं है, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सुईल नदी जो है रावी नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा एक सुलेमित नहीं है? तो शिव समुद्रम जो है केरल में नहीं है, बल्कि ये कर्नाटक में है। ठीक है। इस तरह सी सही हो जाएगा। जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पे, शिव समुद्रम कर्नाटक, गांधी सागर मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। कौन सा एक सुलेमित नहीं है? नागार्जुन सागर जो है गोदावरी नदी पे नहीं है, बल्कि ये कृष्णा नदी पे है। ठीक है। कृष्णा नदी पे। नांगल बांध सतलज, दामोदर, सरदार सरोवर नर्मदा और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे, हीराकुंड महानदी पे। ठीक है। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट, तृतीय तीस्ता नदी प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल। ठीक है। और तीस्ता नदी जो है सिक्किम राज्य से निकलती है। तीस्ता नदी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये तो बात कर ली है, सिक्किम में।
सिक्किम बंगाल दोनों से संबंधित है। आगे देखते हैं। एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना, दूसरी तरफ नदी है। रिहंद परियोजना जो है किससे संबंधित है? ये आपका भागीरथी से संबंधित है। ठीक है, रिहंद परियोजना भागीरथी से, नहीं सॉरी, टिहरी बांध परियोजना जो है, टिहरी बांध परियोजना आपका जो है भागीरथी नदी से है। एक मिनट देखते हैं। हाँ, भागीरथी नदी से। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना किससे है? भागीरथी से। और रिहंद परियोजना जो है ये आपका सोन नदी से संबंधित है। ठीक है, सोन नदी, रिहंद नदी पे सोन नदी की सहायक है। ठीक है, तो इस तरह से ए का 3 और सी का 2 मिलाते हैं, मैच करते हैं। ए का 3 और सी का जो है 2, तो सी का 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इस तरह से जो है आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो कई बार जो है ऑप्शन में अगर आपको एक दो फैक्ट मालूम है, उसके माध्यम से जो है आप अपने आंसर को ढूंढने का प्रयास करिए। तो इसी को जो है एलिमिनेट ट्रिक बोलते हैं। एक दो फैक्ट आपको मालूम है, दो तीन फैक्ट नहीं मालूम है, तो उसको ऑब्जर्व करके जो है आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। रिहंद परियोजना, रिहंद सोन की सहायक, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पे, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी, रामगंगा जो है परियोजना रामगंगा पे। उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पे है? ये बेतवा नदी पे है। ठीक है, ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को ही रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पे है? ये चिनाब नदी पे है। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? नागार्जुन सागर जो है कावेरी नदी से संबंधित नहीं है, बल्कि ये कृष्णा नदी से है। ठीक है, दुलहस्ती, चिनाब, इंदिरा गांधी नहर, सतलज, नागार्जुन सागर, कृष्णा, उकाई, ताप्ती नदी। आगे देखते हैं। एक साथ मैच करना है। तो भद्रा का संबंध जो है आपका कर्नाटक से है। ठीक है, भवानी सागर का संबंध जो है ये तमिलनाडु से है। गांधी सागर का संबंध जो है आपका ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। राणा प्रताप का जो है संबंध राजस्थान से। इस तरह से इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम आपको बता ही दिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो तिलैया बांध का संबंध जो है कोनार नदी से नहीं है, बल्कि ये जो है बराकर नदी से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा सुलेमित नहीं है? नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पे नहीं है, बल्कि ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है जलाशय पिपरी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जलाशय उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा रिहंद नदी पे है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। बेतवा का संबंध जो है माता टीला बांध से संबंधित है। और महानदी का संबंध जो है हीराकुंड से। ठीक है, इसके बाद चंबल नदी का संबंध गांधी सागर से। ताप्ती काकरा पारा से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही होगा। बेतवा, माता टीला, महानदी, हीराकुंड, चंबल, गांधी सागर बांध, ताप्ती, काकरा पार बांध। माता टीला बांध का संबंध जो है बेतवा, अभी बताएं आपको। आगे देखते हैं।
गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश। 1959 में भारत सरकार नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ था। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में 1968-69 में किया गया, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार की सिंचाई सुविधा किया जाएगा। ठीक है, इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली और नेपाल में एक विद्युत केंद्र जल बंटवारे पर सहमति बनी थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? तो ये स्टेटमेंट जो है, इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। आयोग ने जो है इसका आंसर जो है बी माना है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में माना है, जबकि किसाऊ बांध यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थित है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थित स्थापित किया जा रहा है। टोंस हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड की सीमा से प्रवाहित होती है। ठीक है, इस परियोजना से मुख्य लाभान्वित होने वाले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हैं और अन्य राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हैं। लोकसभा आयोग द्वारा इस उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के उत्तर जो है बी को सही माना है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक तरफ नदी घाटी परियोजना, दूसरी तरफ नदी है। तिलैया बांध, दामोदर, पंचेत हिल, चंबल, राणा प्रताप सागर, बराकर और माता टीला बांध, बेतवा। तो इसमें जो है इसका आंसर देखिए क्या सही होगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तिलैया बांध बराकर नदी पे, पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पे, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे, माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं। एक साइड जो है नदी घाटी परियोजना, दूसरी तरफ जो है नदी। ठीक है, तो रिहंद परियोजना का संबंध जो है रिहंद नदी से संबंधित है। नागार्जुन सागर का संबंध जो है कृष्णा नदी से है। पंचम पाद का संबंध जो है किससे है? ये गोदावरी नदी से है। और माता टीला का संबंध जो है बेतवा नदी से है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। रिहंद परियोजना, रिहंद, नागार्जुन सागर, कृष्णा, पोचमपाद, गोदावरी, माता टीला, बेतवा। आगे देखते हैं, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो ये शिव समुद्रम हो जाएगा। ठीक है, 1902 में जल विद्युत उत्पादन के लिए किया गया था और यह बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। वर्तमान में भारत में अनेक जल विद्युत परियोजना कार्यरत है। आगे देखते हैं। अति विवादित बल्लवी प्रोजेक्ट किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। बल्लवी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। तेलंगाना राज्य को इस परियोजना पर आपत्ति है क्योंकि बल्लवी परियोजना के गोदावरी नदी की उच्च धारा में स्थित होने के कारण निम्न धारा पर स्थित पंचमपादु बांध को पानी कम मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दुलहस्ती परियोजना का संबंध जो है आपका चिनाब नदी से है। गांधी सागर का संबंध जो है चंबल नदी से है। उकाई का संबंध जो है ताप्ती नदी से है और तवा ये तवा नदी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट भी वही है जो आंसर में डिस्कस किए। मलपुच्छा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये मलपुच्छा नदी पे है। ठीक है, मलपुच्छा बांध मलपुच्छा नदी पर स्थित है। यह केरल राज्य के पालक्कड़ जिले में स्थित है। मलपुच्छा मुख्यतः सिंचाई परियोजना से संबंधित है और पालक्कड़ एवं त्रिशूल जिले लाभान्वित होंगे। आगे देखते हैं। सिगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में संबंधित है। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार। चेरुथानी पेरियार नदी पर है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। आगे देखते हैं। सिद्धमुख परियोजना का संबंध जो है किससे है?
ये हनुमानगढ़ एवं चूरू से। नर्मदा परियोजना का संबंध किससे है? नर्मदा परियोजना जालौर और बाड़मेर से संबंधित है, ठीक है। और जवाई का संबंध जो है जालौर, पाली और जोधपुर का। जाखम परियोजना का संबंध ये उदयपुर और प्रतापगढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत के किस नदी पर हुआ है? ये सतलज नदी पे। कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किया जा रहा है। इस बांध की ऊंचाई 167 मीटर होगी। बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग विद्युत के लिए किया जाएगा और इसका निर्माण राष्ट्रीय एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पे रखी थी? तो इसका जो है उत्तरी कोयल नदी पे। उत्तरी कोयल नदी पर मंडल परियोजना का शिलान्यास किया गया। यह परियोजना एक अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना है जिसका कमांड क्षेत्र बिहार झारखंड में पड़ता है। इस परियोजना में कुडकू गांव के पास उत्तरी कोयल नदी पर एक बांध 96 किलोमीटर नीचे एक बैराज जो है मोहम्मदगंज जिला पलामू झारखंड, दाहिने मुख्य नहर बाई मुख्य नहर शामिल है। अलियार, इंसापुर, कंसाबाती जैसे ज्ञात स्थानों से आप क्या समझते हैं? क्या समानता है इसमें? जल भंडारण है ये। अलियार, इंसापुर, कंसाबती तीनों जल भंडार हैं। अलियार बांध तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में, इंसापुर बांध महाराष्ट्र में पेनगंगा नदी पर, एक कंसाबाती जलाशय पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले में मुकुटमणिपुर में स्थित है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी परियोजना सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के रूप में शामिल किया गया? तो कौन सा है? केलो सिंचाई परियोजना। आगे देखते हैं। एक तरफ अंतरराज्य विवाद है और शामिल राज्यों की संख्या बोला है। तो महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण का संबंध जो है ये 3 राज्यों का इसमें विवाद है। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण जो है इसमें जो है 5 राज्यों का विवाद है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण इसमें जो है 4 राज्यों का विवाद है। महानदी जल विवाद जो है 2 राज्यों के बीच जो है विवाद है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में भी वही बातें हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, और आपको अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो हम जल्द ही नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे और आप हमारे चैनल पर बने रहें। इसके लिए आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहाँ आपको पीडीएफ में भी आपको यही क्लास का जो है सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जो है आप अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें। और हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।